हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार पर। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन समझ में आ जाए कि पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। तो हमारे पर्यावरण में किन्हीं भी अवांछनीय पदार्थ तो का मिल जाने से जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाता है और जिसका दुष्प्रभाव विभिन्न प्रकार के जीवों पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार का पर्यावरण क्या कहलाता है? प्रदूषित पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा भी है कि पर्यावरण में किन्हीं अवांछनीय पदार्थों के मिल जाने से पर्यावरण के गुणों में आने वाला परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि पहला है कि जैव निम्नीकरण प्रदूषक। अब ये जैव निम्नीकरण प्रदूषक से मतलब कि ऐसे प्रदूषक जो सड़ गल जाते हैं, तो जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे सब्जी का उपयोग कर लेने के पश्चात उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को अगर हम घूड़े में या फिर अन्य किसी स्थान पर गाड़ दे, फेंक दे, तो वह कुछ समय पश्चात सड़ जाता है। तो जैसे सब्जी हो गया, फल के छिलके और सड़े गले पदार्थ और कागज, तो ये सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकारक प्रदूषक कहलाते हैं। अब दूसरा है कि जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक, मतलब जो सड़ते गलते नहीं है, जिनका निम्नीकरण नहीं हो पाता है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं या प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक को कहीं पर फेंक दिया जाए तो वह सड़ता गलता नहीं है और वह हमारे पर्यावरण में, चाहे भूमि की गुणवत्ता में, वायु की गुणवत्ता में क्या होता है? परिवर्तन लाता है। पॉलीथीन, पारा और सीसा, ये क्या कहलाते हैं? सभी के सभी जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक कहलाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन के साथ संलग्नता रखने वाला है, मतलब हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्लड में। तो हीमोग्लोबिन के साथ संलग्नता मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में कौन सी गैस है जो क्रिया कर लेती है? तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ संलग्नता रखने वाला पदार्थ जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक गैस होती है, ठीक है, जो अधिकांश दलदली स्थानों में पाई जाती है और यह कैसी गैस है? विषैली गैस है। उसके पश्चात है स्मॉग बनता है। स्मॉग मतलब जो धूम्र होता है, तो वह धूम्र किस प्रकार से बनता है? तो ये धुआं व कोहरे का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? स्मॉग कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि लंदन धूम्र दिखाई देता है। तो लंदन धूम्र कब दिखाई देता है? जब शीतकाल का समय होता है, तो वह शीतकाल में सुबह के समय हमें क्या दिखाई देता है? लंदन धूम्र दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है? तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें, तो ग्रीन हाउस गैसें से मतलब वे गैसें जो हमारे वायुमंडल के टेम्परेचर को हाई करने में सहायक होती है, मतलब हमारे वायुमंडल के टेम्परेचर को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। तो क्या कहलाती है? ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। तो इसमें ग्रीन हाउस गैसें मुख्य रूप से कौन कौन सी है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड SF6 और ये है क्लोरोफ्लोरो कार्बन और ये जलवाष्प। और ये जितने भी है पदार्थ, ये सभी के सभी हमारे वायुमंडल में के टेम्परेचर को बढ़ाने में सहायक होते हैं और ये सभी के सभी क्या कहलाती है? ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश जो है वह है चीन। और चीन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग सब ज्यादा अधिक मात्रा में बढ़ता है। उसके पश्चात है कि ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम पहचानने वाला व्यक्ति कौन था? तो वह था ग्रीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। कौन था? ग्रीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, जिसने ग्रीन हाउस प्रभाव को सबसे पहले पहचाना था। उसके पश्चात 10वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी राष्ट्र कौन कौन से, मतलब कौन कौन से देश है जिसके कारण सबसे अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस प्रभाव होता है?
तो वह देश है सबसे पहला चीन और दूसरा है अमेरिका। इस चीन और अमेरिका की वजह से ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक मात्रा में बढ़ रहा है और यह इसके लिए ज्यादा उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल चलाया गया था। तो जो ग्रीन हाउस गैस के को कम करने के लिए प्रोटोकॉल चलाया गया था वह था क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा था? क्योटो प्रोटोकॉल। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके पश्चात है कि अम्लीय वर्षा का कारण। तो अम्लीय वर्षा सभी को समझ में आता है कि जब वर्षा के जल के साथ विभिन्न प्रकार की गैसें मिलकर जल की प्रकृति को अम्लीय कर देते हैं, तो इस प्रकार का जो जल होता है वह अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो सबसे उत्तरदायी जो गैस होती है वह कौन कौन सी है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के 5 प्रकार के ऑक्साइड होते हैं जो आपने पढ़े हुए हैं। उसके पश्चात 13वां क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा से ऐतिहासिक इमारत, मतलब अम्लीय वर्षा के प्रभाव के कारण जो बड़ी बड़ी नामी इमारतें हैं जो विश्व में जानी जाती है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? संचारित हो रही है। तो अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों का तथा मूर्तियों का संचारित होना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है स्टोन लेप्रोसी। क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी। मतलब जब अम्लीय वर्षा के प्रभाव के कारण जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वह संचारित होने लगती, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, तो यह जो है स्टोन लेप्रेसी कहलाती है। उसके पश्चात है ताजमहल के पीले होने का कारण। तो देखो ताजमहल में देखा गया है कि ताजमहल की जो दीवारें हैं उनमें कुछ मात्रा में पीलापन दिखाई देता है। तो ताजमहल का पीले होने का जो कारण है वह है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रभाव के कारण जो ताजमहल के दीवारें हैं वह दीवारें क्या हो रही? धीरे धीरे पीली होती जा रही है। उसके पश्चात है कि कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी है। मतलब आपको कृत्रिम रूप से अगर वर्षा करवानी है तो कृत्रिम रूप से वर्षा जो है वह सिल्वर आयोडाइड के प्रभाव के कारण कराई जा सकती है, या फिर कृत्रिम वर्षा होने के लिए जो उत्तरदायी होता है वह क्या है? सिल्वर आयोडाइड है। अब उसके पश्चात है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी एग्जामों में पूछा गया है कि शुष्क बर्फ क्या होती है। तो शुष्क बर्फ जो है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है अंतरराष्ट्रीय अम्लीय वर्षा का केंद्र कौन सा है? मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अम्लीय वर्षा का केंद्र बनाया गया था वह केंद्र कौन सा है? तो वह है मैनचेस्टर। कौन सा है? मैनचेस्टर। उसके पश्चात है कि विश्व में प्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी। मतलब विश्व में प्रथम अम्लीय वर्षा कहाँ हुई थी? तो वह हुई थी स्वीडन देश में। कहाँ पर हुई थी? स्वीडन में। उसके पश्चात नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी वह उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनाइड जो एक जहरीली गैस है इसका रिसाव हुआ था और इसके कारण बहुत से लोग मारे गए थे। ठीक है। उसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 20 कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम थी वह थी बीट प्लास्टिक प्रदूषण। क्या थी? बीट प्लास्टिक प्रदूषण। उसके पश्चात नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 21 है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की जो थीम थी वह कौन सी थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की जो थीम थी वह थी बीट वायु प्रदूषण। मतलब वायु प्रदूषण को कम किस प्रकार से किया जाए या कम करना चाहिए। नंबर 22 है कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन है? तो यह वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लाइकेन को। कहाँ पर किसे कहा जाता है? लाइकेन को। उसके पश्चात दूसरा है कि सीवेज प्रदूषण के सूचक, मतलब सीवेज प्रदूषण का जो सूचक है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया को। किसे कहा जाता है? ई कोलाई बैक्टीरिया। और इन्हीं प्रदूषण का सूचक मतलब जल प्रदूषण का जो सूचक है वह किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है डायटम्स को। और डायटम्स को स्वर्ण शैवाल भी कहा जाता है। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 25 है कि जल प्रदूषण मापने की इकाई। तो जल प्रदूषण मापने की जो इकाई होती है वो कहा जाता है BOD। और ये BOD का पूरा नाम कभी कभी पूछ लेता है, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? BOD का पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई। तो ध्वनि प्रदूषण किसके किसके माध्यम से मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। उसके पश्चात जो 27 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो है वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। किससे? ध्वनि प्रदूषण से। तो उसके पश्चात है 28 नंबर का क्वेश्चन कि गंगा एक्शन प्लान गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी? तो गंगा एक्शन प्लान जो योजना थी उसकी जो शुरुआत है वह 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। उसके पश्चात 29 नंबर का क्वेश्चन है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण जो दिवस है वह मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके पश्चात है कि ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस। तो ये सभी को पता है कि ओजोन के क्षरण के लिए सर्वाधिक जो उत्तरदायी होता है वह होता है CFC। और CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी होती है। अगर यह हमारे 30 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो इन्हें लाइक कीजिए। थैंक्स।